बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। और जी आज के दिन की स्टार्ट जो है वो ज़ाहिर है नाश्ते से हुई है और बन रहे हैं आलू के पराठे और मीठा अंडा। और जी यहाँ पे जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ वो एक छोटा सा डेमॉन्स्ट्रेशन है। मुझे किसी बहन ने मैसेज किया था कि आपके पानी का कलर जो है वो इस तरह का क्यों होता है, तो मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं कि पानी के रंग का क्या मसला है। तो इस वक्त मैंने नलका खोल के रखा है और काफ़ी गर्म पानी आ रहा है। अगर आप देख सकते हो, आई डोंट नो आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, कि नीचे सिंक में देखें धुआं उठ रहा है। तो जब बहुत तेज़ गर्म पानी आप इस्तेमाल करते हैं ना तो पानी का कलर डिफरेंट है। अब जो है मैंने ठंडा वाला टैप खोल दिया है और इस पानी का कलर आप देख लीजिए। तो अब आपको ऑब्वियस फ़र्क पता चलेगा कि गर्म पानी का और ठंडे पानी का जो है वो कलर आपको डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि गर्म पानी में अभी काफ़ी स्टीम है और थोड़ी देर बाद जो है ये आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होना शुरू हो जाएगा और ये पानी भी साफ़ हो जाएगा। और कनाडा के पानी के बारे में कोई पूछ रहा था, तो इसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है जिसकी वजह से टैप्स पे और सिंक पे जो है वो वाइट निशान पड़ जाते हैं। अगर आप शीशे के जग में पानी भर के रखें तो उस पर भी जो है वो सॉल्ट के मार्क्स आ जाते हैं। तो पानी थोड़ा सा हार्ड ज़रूर है, लेकिन फ़िल्टर्स वगैरह होते हैं तो उसकी वजह से पानी जो है वो बिल्कुल क्लीन और अच्छा होता है, टेस्ट में भी अच्छा होता है। तो आई होप कि जिसको भी कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा पानी के बारे में। और यहाँ पे जो है वो हम जा रहे हैं बैक टू स्कूल थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। और आप लोगों को पता ही है कि जब स्कूल का नया साल शुरू होता है तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है ना। मुझे खुद याद है कि हम बचपन में इतने एक्साइटेड होते थे, नई कॉपियाँ, नई किताबें, उनके ऊपर कवर चढ़ाए जा रहे हैं, नया यूनिफॉर्म है, नया बैग है, बहुत सारी चीज़ें, है ना। लेकिन एक बात बताऊँ, वक्त के साथ साथ ना चीज़ें बड़ी डिफरेंट भी हो गई हैं और डिफ़िकल्ट भी हो गई हैं। लोगों के लिए जो है वो हर चीज़ को अफोर्ड करना अब इतना आसान नहीं रह गया है। तो मेरा मशवरा ये है कि जो चीज़ें आप रीयूज़ कर सकते हैं उन्हें रीयूज़ कीजिए, और जो चीज़ें आप नई ख़रीद सकते हैं तो ज़रूर ख़रीदें। कोई आपको ख़र्च करने से या ख़रीदने से नहीं रोक रहा। लेकिन एक बात की ट्रेनिंग ज़रूर अपने बच्चों को दें कि उन्होंने अपनी अच्छी चीज़ पे जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करना है और किसी की पुरानी चीज़ को देख के उसका मजाक कभी भी नहीं उड़ाना है। ठीक है ना। बच्चों को बहुत शुरू से ये सबक सिखाना चाहिए कि चीज़ें जो हैं वो ज़रूरत के लिए ख़रीदनी चाहिए और आपकी जितनी इस्तात है उसके हिसाब से ख़रीद के खुश होना चाहिए। क्योंकि दुनिया में तो आप देखें लोगों के पास हर तरह की चीज़ अवेलेबल है। आप अपने बच्चे को बहुत अच्छा भी कुछ दिलाएंगे ना तो थोड़ी देर बाद आपको कोई दूसरा नज़र आ जाएगा जिसके पास उससे भी अच्छी चीज़ होगी, है ना। तो इस तरह से तो मुकाबले का एंड ही नहीं है। तो बचपन से तरबियत करें, जो है जितना है उसमें खुश होने की आदत डालिए, शुक्र करने की आदत डालिए। और अगर कुछ बेहतर दिल चाहता है कि ख़रीदा जाए तो उसके लिए सब्र की, मेहनत की, इसकी भी तलकीन करें। तो अल्लाह ताला जो है वो ख़ुद ही हर चीज़ में बरकत डालते हैं और आपकी चीज़ें जो हैं वो देरपा भी होती हैं और आपके लिए खुशी का भी सबब बनती हैं। तो जी हमने पहले ही सारी कबर्ड्स वगैरह सॉर्ट कर ली थी, बच्चों को पता था उनके पास क्या है और क्या नहीं है, तो सिर्फ वही सामान ख़रीदा गया जिसकी ज़रूरत थी, और जिसकी ज़रूरत नहीं थी उससे पहले चैरिटी में दिया गया। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपनी फ़ेवरेट शॉप पे और यहाँ पे सेल लगी हुई थी। भाई बर्तनों की दुकान पे सेल लगी हो तो दिल करता है कि सारा कुछ ही ख़रीद लो, लेकिन बात यह है कि हर चीज़ ख़रीद लो तो फिर इसको रखो कहाँ। और इसको रखने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले वाले बर्तन रिटायर करें, और पहले वाले बर्तनों में अगर कोई नुक्स नहीं है तो फिर उन्हें रिटायर करने की भी ज़रूरत नहीं है। इन शॉर्ट, ज़रूरत की शॉपिंग कीजिए, बस जो आपको चाहिए बस वो ख़रीदें और अल्लाह का शुक्र अदा करके घर को वापस आ जाएं। वरना बाज़ार में तो इंसान सारी उम्र भी गुजार दे तो मुतमईन नहीं हो सकता। और जी मैंने बर्तनों की दुकान से एक छोटी सी केटल ख़रीदी थी। हुसैन को पड़ी हुई है इस वक्त डांट, तो वो सर झुका के बस सीधा सीधा चल रहा है। और वो केटल अब मैं पैक हुई हुई है, मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि एक दिन पहले मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी तो उसकी केटल टूट गई थी। तो मैंने बिल्कुल वैसी ही केटल देखी तो मैंने सोचा कि ख़रीद के उसे देते हुए घर वापस जाते हैं। तो लेकिन वो इतनी फ़िक्स है कि मैं आपको दिखा नहीं सकती। तो बहरहाल अभी हम अपनी फ्रेंड को जाके ये केटल देंगे और उसके बाद हम वापस अपने घर की तरफ जाएंगे और घर जाके मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या शॉपिंग की है।
और जी घर आ गए हैं और यहाँ पर है मेरी ख़रीदी हुई कुछ चीज़ें। कपड़े वगैरह तो मैं आपको क्या दिखाऊंगी, बच्चों के जो ख़रीदे थे वो तो सब अपने हिसाब से ही ख़रीदते हैं, लेकिन जो मैंने बर्तनों की दुकान से चीज़ ख़रीदी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी मैंने जो है वो एक बटर डिश ख़रीदी है। वैसे तो मेरे पास बड़ी अच्छी सी क्रिस्टल की बटर डिश है और मुझे बहुत अच्छी भी लगती है, वो ट्रांसपेरेंट है, उसमें बटर नज़र आता रहता है। लेकिन मेरे हस्बैंड को एक बहुत शदीद एतराज़ है उस पर कि उस पर पकड़ने के लिए कोई चीज़ नहीं है, यानी कि ग्लास जो है ना वो ऐसा लगता है कि आपके हाथ से गिर रहा है। मैं आपको इंशाल्लाह ताला उसका भी क्लिप दिखाऊंगी। लेकिन ये वाली बटर डिश इसलिए ख़रीदी गई कि अब हमारे मियाँ साहब को जो है ना वो बटर निकालने में किसी भी किस्म की मुश्किल ना हो। और यहाँ पर आ गई है केटल। तो जब मैं अपनी फ्रेंड के लिए केटल ख़रीद रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने लिए भी एक केटल ख़रीदूँ। तो उसके लिए मैंने बिल्कुल वैसी केटल ख़रीदी है जैसे आपने इस व्लॉग के शुरू में देखी है, क्योंकि उनकी वैसी ही केटल जो है वो टूटी थी और मेरे पास जो है उस केटल में बहुत छोटा साइज़ था, तो मुझे थोड़ा बड़ा साइज़ चाहिए था। माशाल्लाह हमारा ग्रुप काफ़ी बड़ा हो गया है, तो जब लोग आते हैं तो केटल जो है वो छोटी पड़ती है। और मेरी जो शीशे की केटल थी वो कुछ अर्सा पहले जो है टूट गई थी। तो बस मैंने सोचा जब एक केटल ख़रीदी जा रही है तो अपने लिए भी ख़रीद लें। व्लॉग इतना लंबा हो जाता है, वरना मैं आपको अपनी वो टूटी हुई केटल भी दिखाती जो मैंने अभी तक संभाल के रखी हुई है, क्योंकि उससे मुझे इतनी मोहब्बत थी। वो टोटल 10 दिरहम की मैंने ख़रीदी थी दुबई से, आज से पता नहीं कितने साल पहले। और वो माशाल्लाह चूल्हे पे भी चलती थी। ये वाली केटल जो है वो आप चूल्हे पे डायरेक्ट नहीं रख सकते। लेकिन जब वो टूटी ना तो मुझे शदीद किस्म का सदमा हुआ, क्योंकि कोई चीज़ सस्ती हो और बहुत अच्छी हो तो बस उसका रिप्लेसमेंट मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो आई होप कि आपको मेरा ये जो है तीनों चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। और आप देख लीजिए रात के 11:15 बज गए हैं और मौसम इंतहाई शदीद किस्म का ख़राब था ऑब्वियसली उन लोगों के लिए जो ड्राइव कर रहे थे या बाहर वॉक कर रहे थे। लेकिन हम जब अपने घर से देखते हैं तो मौसम बड़ा ही अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा थोड़े से क्लिप्स आपके साथ भी शेयर करूँ और आप भी देखें कि कनाडा का मौसम किस तरह जल्दी अपने रंग बदलता है। ऐसे मौसम में लोग खाते हैं पकौड़े, पर हमारे यहाँ आप देख लीजिए कि गोलगप्पा पार्टी हो रही है। जब मैं थोड़ी सी वीडियो बना के वापस आई तो यहाँ पे आलूओं को बॉईल करके और उसमें चाट मसाला डाल के और ये बने बनाए गोलगप्पे यहाँ पे मिलते हैं, उसके अंदर जो है वो फिल किया जा रहा है। और हुसैन पूरी महारत से कोशिश कर रहे हैं कि बहनों का साथ दे सकें। और गोलगप्पे के खट्टे पानी के अंदर जो है वो गोलगप्पा डिप किया जा रहा है, इमली की चटनी ऊपर से डाली जा रही है और फ़न किया जा रहा है। तो देख लीजिए रात को 12 साढ़े 12 बजे मेरे साफ़ सुथरे किचन के अंदर जो है खूब हंगामा बरपा है। और जी माशाल्लाह ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और आप देख लीजिए किस कदर कड़ाके की धूप पड़ी हुई है, लगता ही नहीं है कि कल बारिश हुई थी। और यहाँ पे आपके सामने थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं, इसको आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। मैंने किसी के पास ये रेसिपी देखी, हमारे यहाँ मेरी छोटी बेटी को स्कोन्स बहुत पसंद है, तो बहुत ताने मिल रहे थे मुझे कि अम्मा पूरी छुट्टियाँ गुजर गई आपने मुझे स्कोन्स नहीं बना के दिया। और स्कोन्स की बड़ी डिटेल्ड और बहुत अच्छी रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पर है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। लेकिन मैंने किसी के पास ये वाली रेसिपी देखी और ये बड़ी ही सिंपल थी, तो मैंने सोचा कि मैं इतनी मेहनत से स्कोन बनाती हूँ तो क्यों ना इस रेसिपी को ट्राई किया जाए। तो इसके लिए मक्खन हार्ड होना चाहिए, देख लीजिए क्यूब्स में काट के मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये हार्ड हो जाए। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ अपना चॉपर, ठीक है, आटा गूंदने के लिए। इसके अंदर मैंने मैदा डाला है, बेकिंग पाउडर डाला है, नमक डाला है, ठीक हो गया। और ये हार्ड वाला बटर इसके अंदर डाल के इसको थोड़ी देर के लिए हम चला देंगे और इससे क्या होगा कि पूरा आटा जो है वो क्रम्बली सा हो जाएगा, ठीक है। वैसे जो मेरी रेसिपी है उसमें ये काम मैं बोल के अंदर अपने हाथ से करती हूँ ताकि सारा बटर जो है वो मैदे के अंदर अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो उस टाइम उसको करने में अच्छे 3-4 मिनट लगते हैं, क्योंकि आपको ख्याल करना होता है कि बटर जो है वो मेल्ट ना हो। लेकिन इस मशीन से जो है ये प्रोसेस आसान हो गया, तो मैं बड़ी खुश कि वाह क्या अच्छे से स्कोन्स बनने वाले हैं। एक दो चीज़ों से मुझे डाउट हो रहा था कि इसमें शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी और दूसरा इसके अंदर 2 अंडे भी डाल रहे थे। तो मुझे थोड़ा सा डाउट था कि ये रेसिपी में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि स्कोन्स का आटा जो है ना वो क्रम्बली होता है, प्रॉपर डो नहीं होता, यानी इसकी ये फॉर्म होनी चाहिए। लेकिन अभी इसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ था कि 1/4 कप क्रीम भी डलनी है, तो वो तो मैंने रोक दी। मैंने सोचा वो नहीं डालेंगे क्योंकि आटे की तो पूरी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाएगी।
इंस्टेंट मैंने क्या किया, 1 टेबलस्पून दही डाल दिया। उसके बाद जो है वो मैंने इसको सिर्फ एक दफ़ा चलाया, इसको ओवर मिक्स नहीं करना होता है, मेन कॉन्सेप्ट यही है। तो बस हम इसको एक दफ़ा चलाएंगे कि दही इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं इसको निकाल के जो है वो एक क्लिंग रैप में या प्लास्टिक शीट के अंदर रख के फ्रिज में रख दूँगी, ताकि जो इसके अंदर बटर है वो अच्छी तरह से जो है वो जम जाए। लेकिन इस स्टेज पे मुझे रियलाइज़ होना स्टार्ट हो गया था कि ये रेसिपी में कोई गड़बड़ है, क्योंकि डो बहुत सॉफ्ट था। अगर मैं इस वक्त इसको गूंदना शुरू करती तो पूरा आटा बन जाता, जैसे हम रोटियां पकाने का आटा बनाते हैं। तो मुझे थोड़ा डाउट था, तो मैंने इसे गूंदा नहीं और मैंने इसको इसी तरह से रैप करके फ्रिज में रख दिया। ठीक है, 30 मिनट्स के लिए मैंने इसको फ्रिज में रखा। और रेगुलर स्कोन्स का जो डो होता है वो इतनी देर में अच्छा खासा हार्ड हो जाता है, क्योंकि उसमें बटर बहुत होता है और वो बहुत ज़्यादा जो है वो सख्त हो जाता है। तो देखते हैं कि ये डो 30 मिनट्स बाद क्या रंग दिखाता है। अच्छा जी, मेरा मंत्रा तो ये है कि अगर आप किचन में आ गए हैं तो साथ साथ काम निपटाएं। यहाँ पे मशीन बिल्कुल साथ ही साफ़ करें और इसको इसकी जगह पे पहुँचाएं, और जो पकाना है उसे साथ साथ स्टार्ट कर दीजिए। एक चीज़ बनाने के लिए मत आएँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक चिकपी का कैन है, और उसके साथ आप देख सकते हैं कि मेरे पास नमक, मिर्च, ज़ीरा, काली मिर्च, कुटी हुई मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर, बड़ी काली मिर्च, सिनेमन स्टिक और प्याज, जो कि मैंने तला हुआ इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो ख़ुद भी तल सकते हैं। उसके अलावा इधर जिंजर गार्लिक का पेस्ट है और टोमेटो पेस्ट है। टोमेटो पेस्ट आप स्किप करके इसकी जगह 2 टमाटर भी डाल सकते हैं। और 1/3 कप के करीब जो है वो आपके पास दही है। तो ये सारी क्वांटिटीज़ जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूँगी, ताकि आपको किसी किस्म का मसला मसाइल ना हो। और मैंने अपनी जो है वो कास्ट आयरन की कढ़ाई को खूब तेज़ गरम किया, उसके अंदर सारे मसाले डाल दिए हैं और इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। दही भी डाल दूँगी, थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी और सारे मसालों को अच्छी तरह से भून लूँगी। अगर आपने चने वाला पुलाव नॉर्मल कच्चे चनों से बनाना है तो चने आप रात को भिगो के रखेंगे, थोड़ा सा खाने का सोडा डाल के। उसकी वजह से जो है वो सॉफ्ट भी हो जाते हैं और उनको डाइजेस्ट करने में भी ना आसानी होती है। फिर सुबह में आप उसे ताज़े पानी में बॉईल कर लेंगे तो आपके पास चने आ जाएंगे। मैं कैन यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने दही वाले बर्तन में ही थोड़ा सा पानी डाल के जो है रिंस करके उसे डाल दिया, ताकि मसाला जले ना और अच्छी तरह से भुन जाए। जब मसाला अच्छे से पकने लगेगा तो इसके अंदर मैं 1 कैन चने डाल दूँगी। ठीक है, ये जो है तकरीबन 1 प्याली जैसे सूप का बोल होता है, इतने चने हैं। ठीक हो गया है। तो बस इसको जो है वो हम पकने देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी गले हुए होते हैं। थोड़ी देर मसाले के साथ पकेंगे तो अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे और इनका कलर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो आपका चने का मसाला तैयार है। इसे मैं डाल दूँगी राइस कुकर में। इसके ऊपर डाल दूँगी राइस। पानी इतना डालूँगी, वैसे राइस कुकर का अपना मेजरमेंट होता है, लेकिन मैं इसके ऊपर इतना पानी डालती हूँ कि 1 इंच ऊपर आ जाए पानी। चावलों की जितनी भी लेयर है उसके ऊपर से 1 इंच हो पानी। बस उसके बाद आपने राइस कुकर स्टार्ट कर देना है। चावल इंशाल्लाह खुद ही पक जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक जर्दी के अंदर थोड़ा सा दूध डाल के रख लिया है। ठीक है, और अब इतने सारे काम करने के बाद जो है वो 30 मिनट्स तो हो गए थे, तो मैंने सोचा कि अब डो को बाहर निकाला जाए और चेक किया जाए। अवन आपने प्री हीट होने के लिए पहले से ही रख देना है, और उतनी देर में जो है हम यहाँ पे स्कोन्स बना लेते हैं। अच्छा, ये आटा बहुत डाउटफुल था। मैं दिल में सोच रही थी कि हर रेसिपी फॉलो नहीं करनी चाहिए, पता होना चाहिए कि अगले आदमी का रिज़ल्ट अच्छा आता भी है कि नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि अब मैंने इतना माल मसाला इसमें डाल दिया है, इसको मैं वेस्ट नहीं कर सकती, इसको बनने दें जैसे भी बनते हैं। तो आप देख लें, अच्छा खासा स्टिकी डो था। आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने उसको फैला लिया है, और कुकी कटर को मैं थोड़ा सा जो है ना आटे में डिप करके, ऑल पर्पस फ्लावर में डिप करके और काटूंगी, क्योंकि स्टिकी डो था तो मुझे लग रहा था कि ये कट अच्छे से नहीं होगा। तो जब मैंने आटे में डिप किया ना तो बहुत अच्छा और नीट सा कट हो गया। तो आप देख ही सकते हैं कि कितने अच्छे स्कोन्स कट रहे हैं। इनको आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। इनकी मोटाई आप चेक कर लीजिए, यह 1/2 इंच मोटे हैं। ठीक है, बहुत पतले पतले से नहीं आपने बनाने हैं, वरना कड़क सी कोई पापड़ बन जाएंगे। और इनको फूलने की भी कोई एक गुंजाइश होनी चाहिए, ताकि इसके अंदर बटर की वजह से लेयर्स बने। तो ये 1/2 इंच आपने मोटे रखने हैं, और इसके ऊपर से जो हमने ग्लेज़ बनाया हुआ था दूध का और एग योक का, वो हम लगा देंगे, जिसकी वजह से जो है इसके ऊपर शाइन आ जाएगी। कोई बहुत ज़्यादा
कलर में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमने दूध डाला है तो इस पर कोई ब्राउन क्रस्ट नहीं आ जाएगा। अगर ख़ाली जर्दी लगाते ना तो ये ब्राउन हो जाते ऊपर से, लेकिन अभी हमने क्योंकि इसमें दूध शामिल किया है तो इसमें एक शाइन आ जाएगी और एक अच्छी प्यारी सी लेयर बन जाएगी। तो बस ये आपने ये लगा लिया है और ये लगाने के बाद हम अवन में डालेंगे। 12 मिनट के बाद ज़बरदस्त किस्म के स्कोन्स तैयार होके बाहर आ जाएंगे। अब इस रेसिपी का रिव्यू ये है कि आप इसे स्कोन मत समझें, आप इसे स्कोन्स बिस्किट समझें। यकीन करें ये इतने ज़बरदस्त थे, इनका टेक्सचर इतना अच्छा था, इतने क्रम्बली थे और सुपर सॉफ्ट थे। यानी कि ये जो फ्लॉप रेसिपी थी ना, ये बहुत ही कामयाब साबित हुई। आप इसको बटर बिस्किट्स कह सकते हैं, क्रम्बली बिस्किट कह सकते हैं, स्कोन बिस्किट्स कह सकते हैं, बट डेफिनेटली स्कोन्स नहीं हैं ये। लेकिन ये सुपर सॉफ्ट हैं और बहुत मज़ेदार हैं। इसका मैं आपको सबूत इस तरह से दे सकती हूँ कि सिर्फ पिक्चर खींचने के लिए जो है वो मुझे स्कोन्स दिए गए और बाकी सारे स्कोन्स जो हैं वो मिनट्स में गायब हो गए। तो आपने जो है वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। और यहाँ पे हमारे चावल ऑलमोस्ट तैयार हैं, पक गए हैं। और आज के लंच में जो है वो मैं बनाऊंगी चपली कबाब, वो भी एयर फ्रायर में। अगर आप लोगों को ये चपली कबाब याद है कि जिस दिन हमने बारबेक्यू किया था तो जो बचा हुआ कीमा था उससे मैंने कबाब बना के जो है उन्हें फ्रीज़र में रख दिया था। कच्चे कीमे के ही कबाब बना के फ्रीज़र में रख दिया था और फ्रीज़र से डायरेक्टली निकाल के मैं एयर फ्रायर में डाल रही हूँ। इन पर मैंने थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा दिया और इसको मैं एयर फ्रायर में डाल के जो है वो स्ट्रेट 15 मिनट के लिए फ्राई होने के लिए रख दूँगी। बीच बीच में मैं इन्हें खोलती रहूँगी और टर्न करूँगी, साथ में आपको भी दिखाऊँगी कि कैसे इनको खुद ब खुद एयर फ्रायर ने डीफ्रॉस्ट कर दिया है। और साइड्स चेंज करें आप तो देखें कितने अच्छे खुद ब खुद पक रहे हैं। तो बस जी, हमारा लंच भी परफेक्टली तैयार हो गया है। सिंपल सा लंच है हमारा। और अब जो है वो हम सारी चीज़ें आपके सामने सर्व करके दिखाते हैं। ये बोर्ड जब मैंने आपको पहले दिखाया तो खोल के नहीं दिखाया तो आप देखिए कि कितना खूबसूरत बोर्ड है। इसके नीचे माशाल्लाह 2 टांगे हैं, इसकी वजह से इसकी हाइट भी आ जाती है। बेसिकली एक ट्रे का काम भी कर सकता है। और आपने देखा है कि अक्सर दावतों में मैं टेबल के ऊपर हाइट क्रिएट करती हूँ, कभी डब्बा रखती हूँ, कभी कोई बोल रखती हूँ। तो इसी तरह से जो है वो आप ऐसी कोई चीज़ों में इन्वेस्ट करें तो आप अपनी दावतों में टेबल के मिडल में इसको रख के बड़ी अच्छी सी हाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो एक तरह से ये छोटा मुन्ना सा टेबल है। और यहाँ पे है मेरी खूबसूरत सी केटल। और अब जो है वो इस केटल का हम इनाग्रेशन करेंगे ताकि पता चले कि इसमें सर्व करके चाय कैसी लगती है। और इसको सर्व करने के काफ़ी तरीके हो सकते हैं। आप इसके नीचे कोई खूबसूरत सा मैट रख दीजिए, अदरवाइज़ कोई अच्छा सा मार्बल का कोस्टर रख दें, जिससे इसका पूरा लुक ही चेंज हो जाएगा। प्रेजेंटेशन के हमेशा 100 नंबर होते हैं, याद रखिए। क्योंकि खाना खाने से पहले जो है ना आप उसे देखते हैं तो आपकी आँखों को जो है ना पता लगना चाहिए कि कोई अच्छी और ख़ूबसूरत सी चीज़ वो देख रही हैं। तो उसके बाद जो है अगर खाना पकाने में ज़रा सी कमी पेशी रह भी जाए ना तो वो कवर हो जाती है। लेकिन कोशिश करें कि खाना भी 100% होना चाहिए। तो ये देखें हमारा क्लासिक टी पार्टी का एक लुक है। खूबसूरत सा दम वाली चाय वाला टी पॉट और उसके साथ छोटी सी क्यूट सी दूधदानी। वाह माशाल्लाह। तो जी यहाँ पे हमारी जो चाय है वो दम हो रही है। और चूँकि इस वक्त घर में चाय पीने वाले सिर्फ हम 3 ही अफराद हैं तो मैंने पूरी केटल जो है वो भर के चाय नहीं बनाई है। तो यहाँ पे हमने अपने स्कोन सर्व किए हैं और अब हम जो है वो चाय सर्व करते हैं अपने बच्चों को। अच्छा, आप देख रहे हैं कि मैंने टी कप्स निकाले हैं चाय सर्व करने के लिए। बच्चे जो है ना जब बाहर रहते हैं दूसरे मुल्कों में या फिर मोस्टली अपने घरों में ही रहते हैं तो उन्हें ना टी कप्स हैंडल करने नहीं आते। होता है कि नहीं होता? बहुत कम घर हैं जिसमें रेगुलर बेसिस पे टी कप्स इस्तेमाल होते हैं। तो मैं हमेशा जब भी इस तरह की सर्विंग्स करती हूँ तो मैं बच्चों को सर्व करती हूँ ताकि वो टी कप्स को हैंडल करना सीख सकें, इसमें चाय पिएं और इन्जॉय करें। और यकीन माने मेरे बच्चे इन सब चीज़ों को बहुत इन्जॉय करते हैं।
लास्ट व्लॉग में किसी ने मुझे कहा था कि प्लीज़ आप खाने का पूरा एक लुक भी दिखाया करें। यूजुअली मैं दिखाती होती हूँ क्योंकि बच्चे स्कूल से आ रहे होते हैं जिस टाइम पे मेरी वीडियो कंप्लीट होती है। तो मैं टेबल अच्छे से सेट करती हूँ, उनके लिए खाना खूबसूरत तरीके से सर्व करती हूँ और आपके लिए एक पिक्चर भी ले लेती हूँ। लेकिन पिछले 2 ढाई महीनों से ये हो रहा है कि छुट्टियाँ हैं, बच्चे घर में हैं, तो सब अपनी सहूलत के हिसाब से खाते पीते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने लंच का इंतज़ाम भी कर लिया, लेकिन साथ में स्कोन्स भी बनाए और चाय भी बनाई। तो आपके लिए जो है ये पूरा लुक है ताकि आप इसे एंजॉय कर सकें। और हुसैन साहब को भी टी कप में चाय चाहिए थी, तो अब उनके लिए चाय सर्व की जा रही है। आप लोग भी अपने घरों में खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत दे, दूसरों को आसानियाँ दीजिए। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानी देंगे। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।